गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। आप लोग हेडिंग लिखो, डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ अ बिल। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है। सपोज ए ने गुड्स सेल किए बी को। ए सोल्ड गुड्स टू बी। 1 लाख के गुड्स सेल किए Jan 1 को, ठीक है। और बी ने BR साइन करके ए को दे दिया, तो ए के पास आ गया बिल रिसीवेबल और 3 मंथ्स के बाद पेमेंट आएगी। 3 मंथ्स के बाद, तो Jan 1 से 3 मंथ्स होते हैं April 1 प्लस 3 डेज उसको और मिलेंगे, तो April 4 को पेमेंट होनी है, ठीक है। ए गया पैसे मांगने और बी ने पैसे दे दिए। इसको बोलते हैं बिल को ऑनर करना, मतलब पेमेंट करना। बट मान लो ए पैसे मांगने गया और बी ने मना कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ अ बिल, मतलब बिल को ऑनर नहीं किया, पेमेंट नहीं की, ठीक है। तो अब ये थोड़ी होगा कि इसको हम छोड़ देंगे। अगर हमारे पैसे नहीं मिले, हम लेंगे जरूर, भले ही हम कोर्ट में केस करें या जैसे भी ले, पैसे जरूर लेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है वो देखते हैं। तो आप लिखो, इन केस when acceptor slash drawee, in case when acceptor slash drawee मतलब B of the bill fails to make the payment, पेमेंट नहीं कर पाया B on due date, the bill is said to be dishonored. I repeat, in case when acceptor slash drawee of the bill fails to make the payment on due date, the bill is said to be dishonored. ठीक है, जब पेमेंट नहीं आई तो बिल हो गया डिसऑनर। नेक्स्ट लाइन, at the time of making accounting treatment, comma, we must know who is the holder slash owner of the bill. Who is the holder slash owner of the bill at the time of dishonor. इसका मीनिंग क्या है, जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ, मतलब इस डेट को, उस दिन बिल का ओनर कौन है, बिल किसके नाम पे है, ठीक है। आपको लगेगा सर बिल का ओनर तो ड्रॉर होता है, बट हर केस में तो ड्रॉर नहीं होता ना, कभी कभी हम बिल किसी और के नाम पे भी कर देते हैं, तो हमें हर केस का ओनर मालूम होना चाहिए, ठीक है, ड्यू डेट पे। तो सबसे पहले लिखो केस 1, when bill is retained। मान लो ए ने गुड्स सेल किए बी को और ए ने ये बिल अपने पास ही रखा, तो ड्यू डेट पे बिल का मालिक कौन है, बिल का ओनर कौन है, ड्रॉर, तो इसमें तो आएगा ड्रॉर, ठीक है। ये लिख लो, ये नॉलेज काम आएगी अभी। when bill is retained, केस 1 में ओनर है ड्रॉर। केस 2, when bill is discounted। अब केस 2 में क्या होता था, ए ने गुड्स सेल किए बी को, बट ए को बहुत जल्दी है पैसों की, तो ए ने ये बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक से, पैसे ले लिए थे और बिल बैंक के नाम कर दिया था। तो अब ड्यू डेट पे ओनर कौन है, कौन जाएगा बी के पास, बैंक जाएगा। फिलहाल बिल बैंक के नाम पे है, ठीक है, तो टेंशन फिलहाल किसको हो जाएगी, बैंक को। वो बाद में ले लेगा, वो बात की बात है, बट फिलहाल बिल किसके नाम पे है, बैंक के। तो when bill is discounted, ओनर कौन है, बैंक, ठीक है। केस 3, when bill is endorsed, ए ने गुड्स सेल किए बी को, BR आ गया और ए ने यही बिल सी को दे दिया, ठीक है, उसके नाम कर दिया, तो ड्यू डेट पे कौन जाएगा, सी, और फिलहाल बिल किसके नाम पे है, सी के नाम पे, ओनर कौन है, सी। फिलहाल के लिए तो टेंशन हो जाएगी ना सी को, तो when bill is endorsed, ओनर कौन है, एंडोर्सी,
इंडोर्सी मतलब थर्ड पार्टी, राइट। केस 4, व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, बहुत ध्यान से सुनना। ए ने गुड सेल की है बी को, ठीक है, और ए ने अपना बिल बैंक के पास भिजवा दिया। ए को जल्दी पेमेंट नहीं चाहिए, ए को पैसे ड्यू डेट पे चाहिए, बट ए ने अपना बिल बैंक को दे दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाके ले आया करो। तो अब बताओ ओनर कौन है, बिल का मालिक कौन है? कुछ बच्चों को लगेगा बैंक, कुछ बच्चों को लगेगा ए। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे ओनर ए है, ड्रॉर। रीजन, ए ने बस अपना बिल बैंक को दिया है कि जाके पैसे ले आना। बैंक तो पोस्टमैन है, ए ने अपना बिल बैंक को बस दिया है, उसके नाम पे नहीं किया, ठीक है। बिल किसके नाम पे है? ए के नाम पे ही है। तो अगर पैसे नहीं आएंगे ना, बैंक को कोई टेंशन नहीं है, बैंक तो बस आके बता देगा ए को कि सर पैसे नहीं आए, अब आप जाके देख लो अपने यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओनर कौन है? ड्रॉर, मतलब ए। बैंक इज जस्ट अ पोस्टमैन। ए ने अपना बिल बैंक के नाम पे नहीं किया, बस उसको पकड़ाया है। समझ पा रहे हो? तो इसको रीड कर लो अच्छे से, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब करेंगे केस 1। आप लोग हेडिंग लिखो, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉर। व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉर, ड्रॉर ने बिल अपने पास ही रखा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, A sold goods to B for rupees 1 lakh. A sold goods to B for rupees 1 lakh. Full stop. Bill was drawn and accepted for 3 months. Bill was drawn and accepted for 3 months. On due date, B failed to honor the bill. On due date, B failed to honor the bill. ठीक है। अब A ने गुड सेल किए B को, तो A है आपका ड्रॉर और B है ड्रॉई। अब क्वेश्चन को करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले A सोल्ड गुड्स टू B, तो A की बुक्स में क्या एंट्री आएगी? A की बुक्स में आएगी B टू सेल्स। ए ने गुड्स सेल किए, बी टू सेल्स। रीजन, ये बन गया हमारा एसेट डेटर और ये हो गई इनकम। और बी की बुक्स में क्या एंट्री आएगी? परचेजेस टू ए। बी ने गुड्स खरीदे 1 लाख के। रीजन, ये हो गया एक्सपेंस और ये लाइबिलिटी, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद ए ने बिल ड्रॉ किया और बी ने एक्सेप्ट किया, तो ए के पास आ जाएगा बी आर, तो बी आर टू बी 1 लाख। एसेट आ गया और डेटर क्लोज, और यहां पे बोलेंगे ए टू बी पी। इसने बिल एक्सेप्ट किया, लाइबिलिटी आ गई और क्रेडिटर खत्म, राइट। अब अगर मान लो 3 मंथ्स के बाद कैश आ गया होता, अगर बिल को ऑनर किया होता, तो यहां पे एंट्री होती कैश टू बी आर, ठीक है। पैसे आ गए और बी आर खत्म। बट अब क्या लिखा है? बी फेल्ड टू ऑनर द बिल। टॉपिक है डिसऑनर, मतलब पैसे नहीं आए, तो कैश तो आया नहीं, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना, जहां बिल का टाइम खत्म हुआ, जहां 3 मंथ्स खत्म, अब उस बिल की कोई वैल्यू नहीं है। पोस्ट डेटेड बिल की कोई वैल्यू नहीं होती। बिल का टाइम ओवर हो गया, भले ही पैसे आए या नहीं आए, अब वो बिल हमारे लिए खत्म, ठीक है। जैसे पोस्ट डेटेड चेक होते हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मान लो किसी ने आपको चेक दिया 1 जनवरी को और वो 3 मंथ्स तक वैलिड है, तो अप्रैल के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 3 मंथ्स के बाद वो बेकार है। वैसे ही इस बिल की भी कोई वैल्यू नहीं है, ये बिल तो खत्म। तो बिल तो खत्म हो गया, तो एसेट क्लोज, ठीक है। हाँ, बिल को फाड़ के मत फेंकना,
क्योंकि वो हमारे लिए एज अ प्रूफ काम आएगा, ठीक है। बिल तो गया, अब ये किसी काम का नहीं है, बट उसने हमारी पेमेंट नहीं करी, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। वो फिर से हमारे लिए क्या बन गया? डेटर, हमारे लिए एसेट है, छोड़ेंगे थोड़ी। तो एंट्री होगी बी टू बी आर, ठीक है। एक बार दोबारा बहुत ध्यान से, अगर पेमेंट आ गई होती तो हम करते कैश टू बी आर, बट पेमेंट नहीं आई, कैश तो आया नहीं, बट मैं उसको छोड़ूंगा थोड़ी, अब पैसे तो जरूर लूंगा, कोर्ट में लेके जाऊंगा उसको। तो बी बन गया मेरे लिए एसेट और बी आर खत्म, ठीक है। फाड़ के फेंकना नहीं है, बट अब वो बी आर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद वहां पे देखो बीपी खत्म, बीपी खत्म, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, बट अगर मैंने पैसे दे दिए होते तो होता टू कैश, बट यहां पेमेंट तो करी नहीं है, तो अब क्या होगा? ए फिर से मेरे लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी, क्योंकि ए मेरे को नहीं छोड़ने वाला, तो ए मेरे लिए लाइबिलिटी बन गया, तो ये करेगा बीपी टू ए, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? बी फिर से मेरा बन गया एसेट और बी आर खत्म, खत्म मतलब अब उसकी डेट निकल चुकी है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब वो बस एज अ प्रूफ काम आएगा कोर्ट में केस करने के, और यहाँ पे बीपी खत्म, बट लाइबिलिटी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने ए को देने ही देते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, यहां तक लिख लो। अब करेंगे केस 2, आप लोग हेडिंग लिखो, when the bill is discounted, when the bill is discounted. Example, A sold goods to B, A sold goods to B for rupees 1 lakh, for rupees 1 lakh. A drew upon B, A drew upon B a bill of exchange for 3 months. A drew upon B a bill of exchange for 3 months, which was accepted, which was accepted. Full stop. Few days after the bill was drawn, few days after the bill was drawn, A got the bill discounted. Few days after the bill was drawn, A got the bill discounted from his banker, from his banker at a discount of 1,000. A got the bill discounted from his banker at a discount of 1,000. Full stop. On due date, B failed to honor the bill. B failed to honor the bill. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए ने गुड्स सेल किए बी को, तो ए है ड्रॉर और बी है ड्रॉइंग, तो इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। फर्स्ट एंट्री, ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो ए ने गुड्स सेल किए, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बी टू सेल्स, ए की बुक्स में 1 लाख। बी बन गया हमारा डेटर और सेल्स हो गई इनकम, ठीक है। और बी की बुक्स में फर्स्ट एंट्री परचेजेस टू ए, रूल आएगा एक्सपेंस और लाइबिलिटी, गुड्स खरीदे एक्सपेंस और पैसे पे करने हैं इसलिए लाइबिलिटी। फिर ए ने बिल ड्रॉ किया जो बी ने एक्सेप्ट किया, तो इसके पास आ जाएगा बी आर टू बी, रीजन एसेट आ गया और डेटर क्लोज, और इसके पास आ जाएगा बीपी, ए टू बिल्स पेबल, रीजन लाइबिलिटी आ गई और क्रेडिटर क्लोज, ठीक है। फिर फ्यू डेज आफ्टर द बिल वॉज ड्रॉन, कुछ दिन बाद ए ने ये बिल डिस्काउंट करवा लिया फ्रॉम हिज बैंकर एट अ डिस्काउंट ऑफ 1,000। ए के पास बिल तो है बट ए को कैश की नीड है अभी, अर्जेंट, तो ए अपने बैंक के पास गया, पैसे लिए और बिल उसके नाम कर दिया, राइट। तो ए के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 99,000 और 1,000 रुपीज कट हो गए डिस्काउंट चार्जेस,
1000 और बिल गया, बिल दे दिया बैंक को कि बिल आप रखो, ठीक है। तो ए के अकाउंट में पैसे आ गए, 1000 रुपीज कट गए और बी आर गया। ए ने ये बी आर किसको दे दिया? बैंक को कि आप रखो, बी को तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब अगर यहां तक हम शॉर्ट में देखें तो सबसे पहले ए ने गुड्स सेल किए थे बी को, ए के पास बी आर आया था, फिर ए ने ये बी आर किसको दिया था? बैंक को, क्योंकि ए को अर्जेंटली कैश की रिक्वायरमेंट थी। अब आप बताओ ड्यू डेट पे पैसे मांगने कौन जाएगा, ए या बैंक? ड्यू डेट पे जाएगा बैंक। बैंक गया बी के पास, बट बी ने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे रहा। तो क्या इसमें बैंक की कोई गलती है? बिल्कुल नहीं है। बैंक तो बी को जानता भी नहीं है, तो बैंक बी से फाइट नहीं करेगा, वो 3 मंथ्स वेट नहीं करेगा। बैंक अपने पैसे किससे मांगेगा? बैंक किसको जानते हैं? ए को। बैंक के पास कौन आया था हेल्प मांगने? ए आया था, तो बैंक अपने पैसे ए से मांगेगा। तो बैंक को कुछ नहीं करना, बस उसके अकाउंट से पैसे काट लेने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी तो अकाउंट में ए का अकाउंट है, हमारे बैंक में तो है, ठीक है। तो बैंक अपने पैसे ए के अकाउंट से काट लेगा, ठीक है, वो ज्यादा वेट नहीं करेगा। तो अगर मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ए की बुक्स में देखूं, तो मुझे तो पे करने पड़ेंगे बैंक को, तो मेरे तो अकाउंट से गए पैसे टू बैंक, पेमेंट गई, और ए अपने पैसे किससे रिकवर करवाएगा? बी से। वो बी को छोड़ेगा थोड़ी, तो ए बोलेगा बी टू बैंक, रीजन बी से लेने हैं और बैंक को दे दिए, ठीक है। दोबारा सुनना, बैंक गया बी के पास, बी ने मना कर दिया, बैंक ज्यादा वेट नहीं करेगा, ए के अकाउंट से काट लेगा, तो ए के अकाउंट से पैसे गए, डिक्रीज इन एसेट, और ए किससे रिकवर करवाएगा? बी से। कोर्ट में केस करे, कुछ भी करे, ए अपने पैसे रिकवर करवाएगा बी से, तो ए बोलेगा बी से लेने हैं और बैंक को दे दिए, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर बी आर क्यों नहीं आया जैसे पहले आया था, ये वाली एंट्री क्यों नहीं हुई? रीजन, बी आर तो पहले ही क्लोज हो चुका है। ए की बुक्स में ये देखो, बी आर ओपन हुआ था फिर क्लोज हो गया, बी आर तो हमारे पास है ही नहीं, तो बी आर कैसे क्लोज करेंगे, राइट। तो एंट्री आएगी बी टू बैंक, बी से लेने हैं और बैंक को दे दिए, हमारे अकाउंट से कट गए। अब आते हैं बी की बुक्स में। अगर बी की बुक्स की बात करें तो बी बोलेगा कि मैंने ए को देने हैं और बीपी कैंसिल, तो बीपी हुआ कैंसिल क्योंकि डेट निकल गई, अब तो वो बेकार हो गया, और ए को देने हैं, ठीक है। बैंक को तो वो जानता भी नहीं, वो तो ए को जानता है, उसके पास ए आएगा लड़ने, तो बी बोलेगा बीपी कैंसिल और मैंने ए को देने हैं, जैसे पहले था वैसे ही अभी है, राइट। लिखिए, अब लिखेंगे केस 3, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड या फिर ट्रांसफर्ड। एग्जाम्पल, A sold goods to B for rupees 1 lakh. A sold goods to B for rupees 1 lakh. A drew upon B a bill of exchange for 3 months. A drew upon B a bill of exchange for 3 months. Few days after the bill was drawn, A endorsed the bill to C. Full stop. On due date, B failed to honor the bill. ठीक है। अब यहां पे बनेंगी 3 बुक्स, एक तो ड्रॉर की जो ए है, फिर ड्रॉई की जो बी है, फिर एंडोर्सी की जो सी है। सबसे पहले ए ने गुड्स सेल किए बी को, तो ए की बुक्स में आएगा बी टू सेल्स, कितने के गुड्स सेल किए? 1 लाख के, और बी ने परचेज किए, तो बी की बुक्स में आएगा परचेजेस टू ए, 1 लाख, ठीक है।
इस दिन सी को कोई मतलब नहीं है, तो वो नो एंट्री करेगा। फिर उसके बाद ए ने बिल ड्रॉ किया और इसको बिल मिल गया, तो बी आर टू बी 1 लाख, और बी ने एक्सेप्ट किया बिल्स पेबल, तो ये करेगा ए टू बिल्स पेबल 1 लाख। इस दिन बी सी रोल में नहीं है, राइट। फिर इसके बाद क्या हुआ, फ्यू डेज आफ्टर द बिल वॉज ड्रॉन ए एंडोर्स द बिल टू सी। ए ने ये बिल सी को दे दिया, सी की पेमेंट करनी होगी हमने, ठीक है। तो हुआ क्या, ए ने गुड्स सेल किए थे बी को, ए के पास था बी आर और बी के पास था बीपी, बट ए ने ये बी आर किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो अब ए की बुक्स में क्या होगा, सी टू बी आर। रीजन, हमारा बी आर गया, एसेट गया, और सी को हमने पेमेंट करनी थी, तो लाइबिलिटी खत्म कर दी, ठीक है। हम सी को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सी की लाइबिलिटी होगी हमारे ऊपर, तो लाइबिलिटी खत्म कर दी और बी आर गया। और सी क्या बोलेगा अपनी बुक्स में, सी बोलेगा बी आर टू ए। रीजन, बी आर आ गया सी के पास और एसेट खत्म, जो उसने ए से पैसे लेने थे एसेट खत्म, ठीक है। यहां तक ओके। बी को कोई मतलब नहीं है। अब बहुत ध्यान से देखना, ए ने ये बी आर दिया था सी को, ड्यू डेट पे सी गया पैसे मांगने, ड्यू डेट पे सी जाएगा बी के पास, सी गया बट बी ने मना कर दिया। तो अब सी क्या बोलेगा कि बी आर कैंसिल, ठीक है, बी आर की पेमेंट नहीं आई मेरे पास, बी आर कैंसिल। और सी अपनी पेमेंट किससे मांगेगा, वो बी से तो फाइट करेगा नहीं, बी को तो वो जानता नहीं। सी किसको जानता है, ए को, तो सी अपने पैसे मांगेगा ए से, राइट। जिसने उसको बी आर दिया, सी अपने पैसे उससे मांगेगा, मतलब ए से। तो ए बन गया मेरा एसेट और बी आर कैंसिल। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बी आर वही कैंसिल करेगा जिसके पास बी आर है, और बीपी वही कैंसिल करेगा जिसके पास बीपी है। फिलहाल बी आर इसके पास नहीं है, ये अपना बी आर ट्रांसफर कर चुका था सी को, तो बी आर सी के पास है, तो सी कैंसिल करेगा और ए से अपने पैसे ले लेगा, ठीक है। रही बात ए की, तो ए ने अपने पैसे किससे लेने हैं, बी से, क्योंकि ए अब पकड़ेगा बी को, और ए ने किसको पेमेंट करनी है, सी को, तो ए बोलेगा बी टू सी। रीजन, बी बन गया मेरे लिए एसेट, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, और सी बन गया मेरे लिए लाइबिलिटी, वो मुझे नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, अगर आप ए की नजरों से देखो तो बी से लेने हैं, मैं बी को पकड़ूंगा, बी बन गया एसेट, और सी को देने हैं, तो सी बन गया लाइबिलिटी। बी आर नहीं आएगा क्योंकि वो तो पहले ही कैंसिल हो चुके हैं, ये देखो था बी आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बी से लेने हैं और सी को देने हैं, अभी दिए नहीं है, देने हैं, राइट। अब बी की नजरों से देखो, बी ने पेमेंट करनी है ए को, 1-2 महीने बाद जब भी करेगा ए को करनी है, तो बी बोलेगा बीपी कैंसिल और मैंने ए को देने हैं, ठीक है। तो बीपी कैंसिल, लाइबिलिटी खत्म, और ए के लिए लाइबिलिटी शुरू। तो इन शॉर्ट बी तो वही एंट्री करेगा, क्यों, क्योंकि बी ने तो अल्टीमेटली ए को ही देने हैं, तो बीपी कैंसिल और ए को देने, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ए ने गुड्स देते थे बी को, ठीक है, ए के पास बी आर आया था, और ए ने ये बिल दिया था सी को, तो सी पकड़ेगा ए को और ए पकड़ेगा बी को। तो सी बोलेगा मैंने ए से लेने हैं, और ए बोलेगा मैंने डी से लेने हैं, ठीक है। आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। इसको एक बार दोबारा करना अच्छे से, तब क्लियर हो जाएगा। लिख लो। अब करेंगे केस 4। आप लोग हेडिंग लिखो, when the bill is sent to bank for collection,
when the bill is sent to bank for collection. Example: A sold goods to B for rupees 1 lakh. A sold goods to B for rupees 1 lakh. Bill was drawn and accepted. Bill was drawn and accepted. Few days before the due date, comma, A sent the bill to his bank for collection. A sent the bill to his bank for collection. Full stop. On due date, the bill was dishonored. On due date, the bill was dishonored. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ए की बुक्स बनेंगी और बी की बुक्स बनेंगी. सबसे पहले ए ने गुड्स बेचे बी को, तो वही सेम एंट्री, बी टू सेल्स 1 लाख. बी की बुक्स में परचेजेस टू ए, बी ने गुड्स खरीदे, परचेजेस टू ए 1 लाख. फिर ए ने बिल ड्रॉ किया जो एक्सेप्ट हुआ, तो बी आर टू बी और उसके लिए बिल्स पेबल, तो ए टू बी टी. ठीक है. अब थोड़ा ध्यान से, फ्यू डेज बिफोर द ड्यू डेट, कुछ दिन पहले ए ने ये बिल दे दिया बैंक को फॉर कलेक्शन. बैंक को दे दिया कि पैसे आप जाके ले आना. राइट, बैंक से पैसे नहीं मांगे अभी बस बिल दे दिया कि जाके ड्यू डेट पे ले आना, मुझे अभी नहीं चाहिए, ड्यू डेट पे चाहिए. तो बी आर फिलहाल उसको भिजवा दिया और ए के पास एक स्लिप आ गई. उस स्लिप का नाम क्या होता है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन. ठीक है, आई होप आपको याद होगा. एक स्लिप आ गई और बी आर फिलहाल के लिए गया, हैंड ओवर कर दिया बैंक को, तो एक एसेट आ गया और बी आर गया. इस दिन बी को कोई मतलब नहीं है. राइट, अब ड्यू डेट पे कौन जाएगा बी के पास? बैंक गया पैसे मांगने ऑन बिहाफ ऑफ ए. बैंक को कोई टेंशन नहीं है, बस पैसे मांगने जाना है. बी ने मना कर दिया, तो होगा क्या? बैंक चुपचाप आएगा और आके ए को इन्फॉर्म कर देगा, सॉरी भाई साहब पैसे नहीं है. राइट, तो ए अब बोलेगा कि मैंने बी से लेने हैं. बी बन गया मेरे लिए फिर से एसेट. राइट, और क्या कैंसिल हुआ? बिल सेंड फॉर कलेक्शन. जो वो स्लिप थी अब वो बेकार हो गई क्योंकि पेमेंट तो आई नहीं. एक बार दोबारा, ए बोलेगा कि मैंने बी से लेने हैं, तो बी बन गया मेरे लिए एसेट. और क्या कैंसिल हुआ? बिल सेंड फॉर कलेक्शन. बी आर कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि बी आर तो पहले ही कैंसिल हो चुका है. बी आर हमारी बुक्स में था, वो तो पहले ही क्लोज हो गया. अब क्या क्लोज होगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन. अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि सर नीचे टू बैंक क्यों नहीं आया, तो नीचे बैंक भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने बैंक को कोई पेमेंट थोड़ी करनी है. मैंने ये बिल बैंक के नाम थोड़ी किया था, बस उसको हैंड ओवर किया था कि जाके पैसे ले आओ. ना मैंने बैंक से एडवांस में पैसे मांगे थे, केस तो अलग था. राइट, तो इसमें मैंने बैंक को पेमेंट नहीं करनी. इसमें मैं बस ये बोलूंगा बी से लेने हैं और जो ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन की जो स्लिप थी वो बेकार हो गई. राइट, और बी क्या बोलेगा कि बीपी कैंसिल और ए को देने हैं. बीपी कैंसिल और ए को देने हैं. बैंक का कोई रोल नहीं है, वो बस पैसे मांगने गया था जो कि मना हो गया, वो आके बस इन्फॉर्म कर देगा. दैट्स इट. ठीक है, लिख लो. गाइस, डिसऑनर में आज के लिए इतना ही था. अब लास्ट में आपको मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन में डाउट आया है, तो बस वो सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आप लोग रीड करो. अब इस क्वेश्चन में लिखा है ए ड्रू अ बिल ऑफ 1000 ऑन बी. ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, तो ए हो गया ड्रॉ और बी ड्रॉइंग. तो फर्स्ट एंट्री होगी बी आर टू बी.
इसको मिल गया बिल 1000 का, और बी की बुक्स में फर्स्ट एंट्री क्या होगी, ए टू बीपी, ठीक है। डायरेक्टली बिल की बात हो रही है, इसलिए सेल की एंट्री नहीं आएगी, सी को तो कोई मतलब नहीं, यहां पे ओके। आगे, ए एंडोर्स द बिल टू सी इन फुल पेमेंट ऑफ हिज ओन एक्सेप्टेंस टू सी फॉर अ लाइक अमाउंट। ए ने ये बिल दे दिया सी को, तो ए क्या एंट्री करेगा, सी टू बी आर। ए ने अपना बिल दे दिया सी को, तो एसेट गया और लाइबिलिटी खत्म, और सी का एंट्री करेगा बी आर टू ए, एसेट आ गया और डेटर क्लोज 1000, ठीक है। इसके बाद कुछ अलग है, सी एंडोर्स द बिल टू बी। अब क्या हुआ, सी ने ये बिल दे दिया बी को, कंफ्यूज, अब थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले ए ने गुड सेल की है बी को, ए के पास आया बी आर और बी के पास आया बीपी। ए ने ये बिल दिया सी को, अब बी आर आ गया सी के पास और यहां से गया। अब हुआ क्या, सी ने पेमेंट करनी थी बी को, कोई उधार लिया होगा पहले, अब सी ने ये बी आर दे दिया बी को, अब बी आर आ गया बी के पास, ठीक है। तो हुआ क्या, यहां पे सी ने अपना बिल दे दिया बी को, तो ये एंट्री करेगा बी टू बी आर, एसेट गया, लायबिलिटी खत्म, ठीक है। पहले से कोई उधार होगा, और बी की एंट्री बोलेगा बी आर टू सी, बी आर आ गया और एसेट क्लोज, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, बीपी किसके पास था स्टार्टिंग से ही, बी के पास, वो तो उसी के पास है, बीपी तो एंडोर्स होता नहीं करेगी, और बी आर घूम फिर के किसके पास आ गया, बी के पास। पॉइंट क्या है, बीपी भी मेरे पास है और बी आर भी मेरे पास है, क्या मैं अपने आप को पेमेंट कर सकता हूं, नहीं, तो पैसे ना आएंगे ना जाएंगे, पेमेंट किसी को करनी ही नहीं। बिल्स पेबल भी मेरे पास है और बी आर भी मेरे पास है, तो कोई बाहर वाला है ही नहीं जिसको मैंने पेमेंट करनी है, तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। बी क्या करेगा, बीपी और बी आर दोनों फाड़ के फेंक देगा, उसने किसी को पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। तो बीपी भी कैंसिल, बी आर भी कैंसिल, फाड़ के फेंक दो, पेमेंट होगी ही नहीं। बट बुक्स में तो क्लोज करना पड़ेगा ना, जो बुक्स में लाइबिलिटी और एसेट ओपन हो चुके हैं, क्लोज तो करना पड़ेगा। तो बीपी को क्लोज करने के लिए डेबिट कर दो, लाइबिलिटी खत्म, और बी आर को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दो, एसेट खत्म। पैसे ना आएंगे ना जाएंगे, क्योंकि बी आर ना इसके पास है ना इसके पास है, बी आर घूम फिर के आ चुका है इसके पास, और बीपी भी है इसके पास, अपने आप को कोई पेमेंट नहीं कर सकता, तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। बस क्लोज करने वाली एंट्री कर देना, ठीक है। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होनी, यहाँ पे कोई नहीं, इसका बी आर भी क्लोज हो चुका है और इसका बी आर भी क्लोज हो चुका है, तो बी आर भी यहां था, बीपी भी यहां था। अब बीपी को क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया और बी आर को क्लोज करने के लिए रिवर्स मतलब क्रेडिट कर दिया, ठीक है। लिख लो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में डिसऑनर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।